हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने गूगल मीट पे कराया था। वो मैं यहाँ पर वीडियो भी डाल रही हूँ जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिल जाए। ठीक है, शॉर्ट होगी वीडियो, 15 मिनट तक जाने वाली है, लेकिन सब कुछ आप स्पीड तेज़ करके भी इसको देख सकते हैं जिससे कि फटाफट हो जाए। अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीड अप माई रिविजन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हम देखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको एमसीक्यू में भी दिया था, कि प्रकाश के गुण में सीधा सीधा बोल सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एमसीक्यू में एज इट इज़ उठ के आ सकता है 1 नंबर का, एंड बहुत ही ऐसे परोस के दिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो। दूसरा, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और ये प्रकाश की चाल निर्वात में, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आप लोग हमेशा याद रखोगे। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि वो लोग 3 पॉइंट्स दे देंगे कि प्रकाश के गुण, इनमें से कौन सा प्रकाश का गुण नहीं है। तो चारों ऑप्शन इस तरीके से ये होंगे कि उनमें से एक गलत होगा। तो इसलिए जो आपके सपोर्ट मटेरियल में दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू देम, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगला जो है प्रकाश का परावर्तन, ये ज़रूरी नहीं करना। आपको पता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी पॉलिश्ड सरफेस से प्रकाश आके वापस चले जाए तो वही परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। सबसे पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, या फिर आपतित किरण परावर्तित किरण। उसको अपवर्तित किरण के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कि वो क्वेश्चन इस तरीके से दे कि आप परावर्तित की जगह पर अपवर्तित पर टिक लगा के आ जाओ, इसलिए बी कॉशियस। सबसे पहले तो ये कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला जो पॉइंट है हमारा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका जो नॉर्मल होता है वो सेम प्लेन में ही लाई करता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वाले पेज पर आ जाओ तो हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि जब समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले कि वो आभासी होता है। ठीक है, यहाँ बनेगा आभासी बनेगा। दूसरी साइड बनता है, ये वाली साइड होती है आपकी भासी, ये होती है आभासी। ठीक है, तो ये आभासी साइड बनेगा, सीधा बनेगा और प्रतिबिंब के आकारक बनेगा। जब इसको आप इस तरीके से देखो, जैसे कि आप खुद मिरर के सामने खड़े हुए, तो आप अपनी इमेज किस तरीके से देखते हो, क्योंकि समतल दर्पण पे के द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब के बारे में बात की जा रही है। तो उसमें सबसे पहले तो ये देखो कि जब आप खुद खड़े होते हो तो वो आपकी सेम साइज़ की होती है और दूसरी साइड बनती है और समान दूरी पे बनती है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर दिया जाए कि किसी समतल दर्पण के सामने बिंब 10 मीटर दूरी पर बड़ा है, तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताओ। तो बिंब अगर 10 मीटर की दूरी पे है तो उसका प्रतिबिंब भी 10 मीटर की दूरी पे बनेगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताओ, तो वो 10 मीटर नहीं होगी, वो 20 मीटर होगी टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना। बाय द वे, ऐसा क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में जो आपको ग्रुप पे वीडियो जो PDF डाला था उसमें ये क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, तो फिर गो थ्रू उसको ज़रूर करना। आगे आ जाओ। उसके बाद ये सारा उसी के, और जो पार्श्व परिवर्तित है ये भी प्रतिबिंब समतल दर्पण के का ही कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका मतलब कि सीधा उल्टा दिखाई देता है, उल्टा सीधा हाथ दिखाई देता है ना। होता ऐसे ही होता है ना सब कुछ, जो हम जैसा हम कर रहे होते हैं उसका जस्ट उल्टा उसमें दिखाई देता है। अब आ जाओ गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा अवतल, एक होता है उत्तल। मैंने क्या बताया था, जब इस तरीके से होता है फ्रेम, अगर इस तरीके से है, अगर अंदर की साइड पॉलिश है तो उत्तल, मतलब अंदर से है, अगर बाहर की साइड से पॉलिश है तो अवतल। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता त्रिज्या हमारी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है ये, मतलब इसको अगर इस मिरर को मैं पूरा करूँ तो एक गोला बन जाएगा और एक गोले की त्रिज्या ही C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी गोलीय दर्पण की, क्योंकि गोलीय है तो गोलीय दर्पण की डिस्टेंस भी कितनी होती है बेटा, वक्रता त्रिज्या ही उसको बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या की जस्ट हाफ पर होता है हमारा फोकस। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि हमारा वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस बताइए कितना होगा, तो फोकस दूरी कितनी होगी, जस्ट हाफ ऑफ सेंटर, त्रिज्या की जस्ट हाफ। इस यहाँ से लेके यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होती है और इस C पॉइंट को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस कहाँ पे होगा, जस्ट हाफ पे। तो F कितना हो जाएगा, 15। उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अगर किसी गोलीय दर्पण का फोकस 15 पर है तो उसका वक्रता त्रिज्या बताओ, तो जस्ट डबल हो जाएगी, उसको और हाफ मत कर देना। क्वेश्चन देख के करना है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में आया था। फोकस बोल रखा था और उसमें सेंटर बताना था, तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, फोकस का हाफ 15 दिया हुआ था, 7.5 पे टिक लगा के आ गए थे, गलत था वो। फोकस दिया हुआ है तो जस्ट डबल होगा, सेंटर दिया हुआ है तो जस्ट फोकस के लिए हाफ हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि अनंत से आने वाली किरण जो कि समानांतर होगी किसके, हमारा ये जो लाइन होती है जो हम सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, अगर इसके पैरेलल हाँ, तो
इसका जो अगर समान अनंत से आने वाली किरण जो कि समानांतर है इस वाली लाइन के, वो कहाँ से आके आएगी तो कहाँ पे जाएगी, तो फोकस से होके जाएगी। फोकस से आती है तो पैरेलल होके चली जाती है, और सेंटर से आती है तो सेंटर से। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंटर से आती है तो सेंटर से जाती है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें जो केसेस हैं ये वाले, आई वुड रिकमेंड यू टू फॉलो द योर एनसीईआरटी, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट वन है ये कि सी पर बनने वाली इमेज का, सी पर अगर हमने अपना बिंब खड़ा किया है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। इमेज सी पर, ये अभी मैं अवतल लेंस के बारे में, अवतल मिरर के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर सी पर है, ये सी पर है तो सी पर ही बनेगी, भासी साइड बनेगी, उल्टी बनेगी, और जितना जितना बड़ा बिंब है उतनी ही बड़ी बनेगी। ये लिखा ना, सी पर ही बनेगी, समान साइज की बनेगी, और वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, हाँ भासी मतलब वास्तविक को ही बोलते हैं, तो भासी साइड बन रही है और उल्टी बन रही है। ये जो केसेस हैं आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ एक ही केस है, ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार देख लिया है, रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी अवतल, ऐसे पूछा था कि किसी दर्पण में फोकस से आपका जो पोल होता है, जो पी होता है, दोनों के बीच में अगर बिंब खड़ा हुआ है तो उसकी प्रतिबिंब बड़ा आभासी साइड बनता है और बड़ा बनता है, तो ये कौन सा दर्पण है। तो उसमें सीधा सीधा आपको आंसर निकल लगाना था अवतल दर्पण। इसमें आप इस तरीके से भी करके देख सकते हो, जैसा जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, छोटा सा एक कोने में बना के देखो रफ डायग्राम ऐसे ही करके, कि अगर यहाँ पे है फोकस, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है, और हमारा इमेज बड़ा बना है तो कौन सा हो सकता है। आप खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ से पॉलिश है या यहाँ से पॉलिश है, खुद ही समझ जाओगे कि अवतल है या उत्तल है। ये वाला केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अवतल दर्पण है एक, अवतल दर्पण है एक, और उसमें अगर फोकस से आगे बिंब रखा जाता है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, उसकी कंडीशन भी पूछ सकते हैं। इसलिए ये जो टेबल है ज़रूर मस्ट है कि आप करके जाएं, इसके यूजेस ज़रूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हुए हुए थे। एक दंत विशेषज्ञ अपने दंत विशेषज्ञ द्वारा होने वाला उपयोग दर्पण का नाम लिखो। मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो यूज़ किया जाता है उस दर्पण का नाम लिखे, तो आप लिख दोगे अवतल दर्पण, ठीक है। ये, और चेहरे को बड़ा देखने के लिए, मतलब हर चीज़ को बड़ा बड़ा देखने के लिए क्या यूज़ होता है हमारा अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें ये एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारी जो इमेज है बहुत ज़्यादा पास ले जाने पर, अगर मैं बोलूँ मिरर ये है और ये बहुत पास आता जा रहा है, तो इस पर जो इमेज, जो हमारा मिरर है, इस पर बनने वाली इमेज हमेशा बड़ी बनती चली जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा फोकस से आगे आगे आएगा इमेज बड़ी बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा दंत विशेषज्ञ जब देखता है तो क्लोज करके देखता है ना दांत को, तो इस टाइम पे हमारा जो प्रतिबिंब है, माने जो दांत है, वो बड़ा दिखता है। सेम एज इट इज़ फॉर चेहरे के लिए, सर्च लाइट्स इन वाहनों के लिए, हेडलाइट्स में, सब कुछ का कौन यूज़ होता है, हमारा अवतल दर्पण। सौर भट्टियों में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको एमसीक्यू मार्क कर लेना कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है, वो होता है हमारा अवतल दर्पण। देखो मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगी आपको कि जब आप अवतल दर्पण की बात करते हो तो अवतल दर्पण ये रहा, ये आपका अवतल दर्पण है, माने कनकेव मिरर, ठीक है। तो जब लाइट आती है, मैंने क्या बोला, अनंत से आने वाली ऐसे फोकस से होके जाएगी, है ना, यहाँ से आई तब फोकस पे होगी, यहाँ से आई तो फोकस पे। मान लो जो सनरेज है वो अनंत दूरी से ही तो आ रही है, हम लोगों को उसका डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो अनंत से आने वाली रेज हम ये मानेंगे कि अनंत से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो आगे सारी सारी फोकस पे फोकस हो जाएंगी। तो एक जगह पर केंद्रित होने की वजह से वो जो सारी की सारी किरणें जो अलग अलग आ रही थी एक जगह केंद्रित हो जाएंगी। और ऐसे ही केंद्र की ज़रूरत होती है जब हम सौर भट्टियाँ लगाते हैं, मैं बोलूँ सोलर पैनल्स लगाते हैं। सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करते हैं, मतलब सॉरी एनर्जी स्टोर करते हैं, सोलर एनर्जी स्टोर करते हैं सोलर पैनल्स, और उसको फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। तो ये इस पे सोलर पैनल्स पे पड़े, हमारी जो लाइट है पड़े और इफ़ेक्टिवली पड़े, उसके लिए बड़ी बड़ी सौर भट्टियों में, सोलर पैनल्स में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है अवतल दर्पणों का, याद रखना, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसी तरीके से सेम ये है उत्तल दर्पण के कंडीशंस हैं कि किस तरीके से हमारे सारे की सारी इमेज बनती है, क्योंकि हमारे अवतल दर्पण जो उत्तल दर्पण है उसके दो ही केसेस होते हैं। उत्तल दर्पण आप हमेशा याद रखना कि इसमें इमेज हमेशा छोटी बनेगी, कुछ भी हो छोटी बनेगी इमेज, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि हमेशा आभासी साइड बनेगी, सीधी बनेगी और छोटी बनेगी। अगर अनंत से आ रही है तो यहाँ, अनंत से आ रही है तो अनंत देखो अनंत से आ रही है तो बहुत छोटी बनती है, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस पता है तो इमेज ऐसी होगी कि मतलब कि दिखेगी
थोड़ी सी और बड़ी होगी, लेकिन होगी बहुत ज़्यादा छोटी, आभासी साइड होगी। और देखो इस साइड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव साइड है, आभासी साइड है और हमेशा सीधी बनेगी। इसके दर्पण के उपयोग सिर्फ 2 हैं, क्योंकि हमेशा इमेज यहाँ पे छोटी दिखती है, इसीलिए ऐसे मिरर्स में ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत सारा एरिया एक साथ देखना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो बाइक है या कार है, आगे के जो जो हेड मिरर्स होते हैं, आगे जो रियर मिरर्स लगे होते हैं साइड साइड में, वो जो मिरर्स होते हैं बेटा वो उत्तल दर्पण के होते हैं, मतलब कन्वेक्स मिरर के होते हैं, क्योंकि इसमें इमेज बहुत ज़्यादा छोटी दिखती है। अब छोटी दिखती है तो पीछे का बहुत बड़ा एरिया उस शीशे में आराम से दिख सकता है, आराम से कैप्चर हो सकता है ना। तो इसी तरीके से जैसे मैंने मेट्रो पे एक बार थी, तो आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे मैंने उसकी जो मिरर लगा हुआ था मेट्रो पे स्टेशन पे, वो मैंने आपको फ़ोटो भेजी थी और पूछा था कि ये कौन सा मिरर है। अगर ये पीछे से इतना सारा एरिया मुझे शीशे में दिख रहा है तो कौन सा मिरर हो सकता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये 2 ही हैं कि एक तो सिक्योरिटी के लिए काम किया जाता है और फिर उसके बाद जो है उत्तल वाहनों में यूज़ किया जाता है और सिक्योरिटी दर्पण की तरह यूज़ किया जाता है। अब आ जाओ इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र याद रखना बेटा, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात है, देखो ये दोनों पॉइंट्स हमेशा याद रखना कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस धनात्मक होती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि उत्तल दर्पण में इमेज हमेशा यहाँ बन रही है तो धनात्मक है, लेकिन अवतल दर्पण में ज़्यादातर इमेज इसी साइड बन रही है तो ऋणात्मक है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए अब आ जाओ आपका आवर्धन। आवर्धन माने होता है मैग्निफिकेशन की। अगर कोई भी गोलीय दर्पण के सामने, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उनके सामने अगर मैं रखती हूँ अपना इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट में देख रही हूँ, तो वो कितना छोटा या कितना बड़ा हो जा रहा है, वही मेरे को बताता है आवर्धन। मतलब कि कितना छोटा, कितना मैग्नीफाई हो पा रहा है, दैट इज़ आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए, दर्पण के लिए होता है तो फॉर्मूले होते हैं HI, मतलब HI मतलब कि इमेज की बात कर रहा है, H0 मतलब जो रियल इमेज है मेरी, जो रियल ऑब्जेक्ट है। इमेज एंड ऑब्जेक्ट, आई माने इमेज, ओ माने ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे कि आप इमेज क्या होगी, जो आपकी फोटो प्रतिबिंब बन रहा होगा। इसी तरीके से m=-v/u, ये इमेज हमेशा ऊपर, रियल वाला हमेशा नीचे। ठीक है, तो इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है बेटा, ये वाली कंडीशंस की m अगर 0 है, m अगर =1 है तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर है ना। जब मैग्नीफिकेशन मेरा, जब आवर्धन मेरा एक ही है, तब मेरा प्रतिबिंब जो आकार है वो बिंब के बराबर है। अगर मेरा m बड़ा है 1 से तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, अगर छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा। ये अगर मेरा जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद आती है तो। ठीक है, अब आगे आ जाओ, ये वाला MCQs, इससे भी MCQ बन सकता है। अब आ जाओ आपकी, अगर m पॉजिटिव, देखो यहाँ पे हमने 1 से बड़ा 1 से छोटे की बात की है। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में देखूँ तो इससे मुझे पता चल सकता है कि उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है, क्योंकि हमें पता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज पॉजिटिव साइड बनती है और अवतल में हमेशा नेगेटिव साइड। तो अगर m नेगेटिव है तो वो हमेशा अवतल दर्पण होगा। अब अगर पॉजिटिव है तो 2 केसेस आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अवतल दर्पण में जब आपके ऑब्जेक्ट को, जब बिंब को मिरर के बहुत ज़्यादा पास लाया जाता है तो वही एक ऐसी कंडीशन एक बनती है, जो फोकस से आगे लाया जाता है तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। तो उस केस में जो मैग्नीफिकेशन है पॉजिटिव हो जाएगा, उस साइड बनेगा। और उत्तल दर्पण में तो हर प्रतिबिंब बनता ही पॉजिटिव साइड है। तो 2 केसेस हो गए हमारे। अब इसको आप कैसे पहचान सकते हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि m अगर 1 से छोटा 1 से कम है तो मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब। हमें पता है कि उत्तल दर्पण में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इमेज हमेशा, जो प्रतिबिंब है हमेशा छोटा बनेगा। इसका मतलब अगर m पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से छोटा है, 1 से बहुत कम है, तो दर्पण कैसा है, उत्तल। अगर m बहुत बड़ा है, प्रतिबिंब से बड़ा है, तो फिर बिंब से बड़ा है तो m=1। तो ये क्या होगा बेटा, अवतल दर्पण। पॉजिटिव भी है और 1 से बड़ा भी है। 1 से बड़ा होने का मतलब है प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन पूरी अवतल दर्पण को सेटिस्फाई करती है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है और वो <1 है या <1 है या <1 है या =1 है, तो उसका क्या कंक्लूजन आप निकालते हो वो MCQ में आराम से दे सकते हैं। अब आ जाओ बेटा आपका लेंस तो और भी ज़्यादा ईजी है। सबसे पहली बात तो ये चारों के चारों एग्जांपल्स आप याद कर लेना कि एग्जांपल्स क्या क्या। देखो, स्विमिंग पूल का तल ऊपर दिखाई देता है, वो अब प्रकाश का अपवर्तन की वजह से होता है, माने रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करती है तो उस टाइम पे उसकी स्पीड पे, जो प्रकाश की चाल है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है बेटा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लाइट अगर हवा में ट्रैवल करके आ रही है, वैक्यूम हमारे स्पेस से धरती पर ट्रैवल करके आ रही है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि वो लाइट पानी में जाकर किरण पानी को क्रॉस कर रही है, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, मान लो ये
कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास जो है पहले तो किरण आ रही थी हवा से, फिर कांच के ग्लास में जब लाइट ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, वही मेरा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का देखो दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाना, तो वही होता है मेरा प्रकाश का अपवर्तन। इसकी 4 केसेस है बेटा, ये ज़रूर याद रख लेना कि इसमें पूछ सकते हैं कैसे भी कि ये किस वजह से होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का तल थोड़ा ऊपर दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। जब आप पेंसिल डुबाते हो पानी में तो पेंसिल हमारी टेढ़ी दिखने लगती है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। और कांच के गिलास में अगर नींबू डाल दो, आप कुछ भी डाल दो, तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा है नींबू, बल्कि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा छोटा होता है, या फिर साइज़ उसका कंपैरेटिवली जो दिख रहा है हमें उससे तो छोटा होता है। तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। और कागज़ पर लिखे जो शब्द होते हैं, अगर मैं उसके ऊपर कांच लगा दूँ या कुछ भी स्केल भी अगर लगाते हो, ट्रांसपेरेंट चीज़ कुछ भी लगा दो, तो अक्षर थोड़े और बड़े दिखते हैं, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे प्रकाश के अपवर्तन के रूल्स। फर्स्ट वाला रूल तो सेम रहने वाला है, जो कि कौन सा था कि हमारे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और हमारा अभिलंब, तीनों की तीनों एक ही सतह पर होते हैं, सेम परावर्तन की तरह। अब देखो परावर्तन में रूल था हमारा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, लेकिन इसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, वो होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू स्थिरांक। स्थिरांक का माने होता है कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है कि अगर दोनों को विभाजित किया जाए तो एक स्थिरांक आता है, मतलब कुछ भी डिवाइड करो वैल्यू कुछ ना कुछ ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव होगी या इन्फिनिटी होगी या उसको ज़ीरो आ जाएगी या उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी। स्थिरांक का मतलब है कोई स्थिर अंक ज़रूर आएगा। ठीक है, ये इसके 2 रूल्स हो गए, पहला ये दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रख लीजिएगा। अब इसमें से अपवर्तांक, अपवर्तनांक मतलब होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैंने अभी बताया था आपको गूगल मीट में भी, जब एक लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फ़र्क पड़ा, वो धीमी हुई, कितने गुना धीमी हुई, या अगर तेज़ हुई तो कितने गुना तेज़ हुई, वही मुझे बताता है अपवर्तांक माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको आप निकालोगे कैसे बेटा? देखो इसको निकालने का एक ही तरीका है। सबसे पहली बात, इसको एन से डिनोट किया जाता है, एन डिनोट कर दिया। अब ऊपर आता है वो जिस माध्यम से आ रही है रे, उस माध्यम की चाल, और जिस माध्यम में जा रही है रे, प्रकाश जिसमें जा रहा है, फिर उस माध्यम की चाल, पहले पहला माध्यम फिर दूसरा माध्यम, ऐसे। अगर मैं देखो n21 का मतलब क्या है, जो आगे लिखा नंबर है ना, एक्चुअली हमें उसका अपवर्तनांक निकालना है कि उसमें जो लाइट है उसकी चाल कितनी धीमी या कितनी तेज़ हुई, n21। इसका मतलब है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में, मतलब कि उसके कंपैरिजन में। देखो कभी भी आप धीमा या तेज़ कहते हो तो वो कभी हमेशा कंपैरिजन करके कहा जाता है ना। अब मैं बोलूँ कि मैं लंबी हूँ या मैं बड़ी हूँ, किससे बड़ी हूँ? कंपेयर करके बताना पड़ेगा ना, कि मैं मेरे भाई से बड़ी हूँ या मैं मेरी बहन से छोटी हूँ या मैं अपनी मेरी बहन से हाइट में लंबी हूँ, उम्र में लंबी हूँ, तो हमेशा कंपैरिजन चलता है। तो इसीलिए हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है कि n21 मतलब कि दूसरे का n2 दूसरे का अपवर्तनांक पहले माध्यम के कंपैरिजन में, सापेक्ष में। तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे n21। अगर मैं दूसरे माध्यम का निकाल रही हूँ तो रे, जो मेरी प्रकाश किरण है, वो कहाँ से आ रही होगी? पहले माध्यम से, फिर दूसरे माध्यम में जाएगी। तो इसी तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाता है v1 अपॉन में v2। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा, ध्यान से सुन लेना। अब उसके बाद अगर मेरे को n12 निकालना है, n12 का मतलब सिमिलरली इसी तरीके से होगा। अगर n12 लिख रही हूँ तो अब क्या होगा? पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के कंपैरिजन में। अब इसमें क्या होगा? अगर मैं पहले माध्यम का निकालना चाह रही हूँ तो पक्का जो हमारी प्रकाश की किरण है वो दूसरे माध्यम से ट्रैवल करके आ रही होगी पहले माध्यम में वापस से घुसने के लिए, जिसका आप एग्जांपल इसमें देख सकते हो कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसा, फिर उसके बाद इसमें अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना चाहूँ तो वो निकलेगा n21। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में वापस से स्विच कर रहा है, तो अब इस माध्यम का निकलेगा n12 अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना, आता है बहुत। अब उसके बाद ये निरपेक्ष अपवर्तनांक बेटा, इसका एसिटीज पूछ लेंगे आपसे कि क्या होता है। देखो ये होता है कि अगर मैंने पहला माध्यम फिक्स कर दिया कि वो हवा ही है, पहला माध्यम मैंने फिक्स कर दिया कि वो हवा ही है, और हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में और वायु में कैसी होती है? 3 × 10⁸। इवन हर गैस में, हीलियम ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, किसी भी गैस में प्रकाश की चाल यही रहेगी। तो ये हो गया। अगर मुझे किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है
निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो क्या निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि ऊपर हमारा प्रकाश मतलब मान लो कि हवा से ही आएगी, v क्या होगा, कोई भी अन्य माध्यम जिसमें जा रही है। तो इसमें देखो c इक्वल्स टू 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड रखा हुआ है फिक्स। ये 2.42 है, 242 नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं बोल रही हूँ कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब ये है कि जब हवा से जो प्रकाश है मेरा हीरे में जा रहा होता है, प्रकाश हवा से आ रहा है फिर हीरे में जा रहा होता है, तो उसमें प्रकाश की चाल 2.42 गुना धीमी हो जाती है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आ जाओ आपका ये सेम केसेस है बेटा कि इसमें किस तरीके से देखो। अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभिसारी और अपसारी क्या होता है। देखो अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूँ तो मोटा होता है, और अभिसारी कैसे, जो किरणें आ रही है मेरी, मैंने बताया था ना जो मोटी साइड होती है उसी जो थिक होता है जहाँ से उसी साइड लाइट बैंड कर जाती है। तो हमारी क्या होगी बेटा, जो किरण आएंगी वो मोटी साइड बैंड कर गई, किरण आई मोटी साइड बैंड कर गई, बैंड करके एक जगह पर केंद्रित हो रही, इसलिए अभिसारी। ठीक है, अभी सारी की सारी बेंड कर गई, अभी सारी की सारी बेंड कर गई। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं या कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब अवतल लेंस में आ जाओ। अवतल लेंस में क्या होता है, देखो थिक साइड सिर्फ किनारे ही मोटे हैं इसके, तो किनारे मोटे हैं तो उसी साइड बेंड कर जाती है। तो ये कैसे होती है बेटा, अपसारी लेंस, जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सेम इसी तरीके से इसके केसेस हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेम वही है बेटा, उत्तल अवतल के दोनों केसेस सेम है। तो इसी तरीके से आप ये सब कर लोगे। और लास्ट में है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र आप अच्छे से पढ़ लेना कि किस तरीके, देखो उसमें होता है 1/v प्लस 1/u, किस में, दर्पण में। इसमें उल्टा होता है, लेंस में 1/v माइनस, इसमें माइनस का साइन आ जाता है बस। अब इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा कि फोकस कनकेव में फोकस, उत्तल में फोकस कहाँ होता है और अवतल में फोकस कहाँ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको अभी बताती हूँ। आवर्धन देखो बेटा, आवर्धन इसका यही होता है, फॉर्मूला याद कर लेना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जैसे आप चश्मे लगाते हो उसमें कितना, मतलब हर किसी के लेंस का नंबर अलग अलग होता है। तो इसका मतलब कि हर लेंस की अपनी एक क्षमता होती है, वो कितना मोटा या कितना पतला होगा उस हिसाब से लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है या घट जाती है। या फिर हम जो ग्लास है, मतलब कांच तो यूज़ करते हैं या फिर फाइबर यूज़ करते हैं आजकल चश्मे में, तो उसमें जो हमारे परमाणु हैं, मैं बोलूँ जो अणु हैं, वो कितने कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, कितना पास अरेंज है या कितना दूर अरेंज है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमारी लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है P = 1/f। f क्या है, फोकस, और P माने लेंस की क्षमता या मैं बोलूँ पावर। ठीक है, तो इसका निकालने का एक ही तरीका है बेटा कि या तो फोकस दे रखी होगी या आपका लेंस की क्षमता दे रखी होगी। अब इसमें गौर करने वाली चीज़ क्या है कि अगर फोकस दे रखा होगा तो मान लो कि आपको फोकस दिया हुआ है कि फोकस मान लो चाहे कुछ भी दिया हो, चाहे P दिया हो चाहे F दिया हो। उत्तल लेंस की क्षमता देखो, मान लो कि P = 30 दिया हुआ था आपको, P = 30 दिया हुआ था आपको, और बोला है कि फोकस निकालो। तो हमें पता है कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो P = 30 रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 30 है तो फोकस निकालो, तो मुझे पता है कि अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है हमेशा, तो मैं अपने आप से नेगेटिव रख के सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आंसर क्या आना चाहिए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव से असर बढ़ जाएगा। तो इसको हमेशा याद रखना। इसमें देखो, अब इसमें केसेस देख लो आप। जो हमारा ये है उत्तल लेंस है, हमारा उत्तल लेंस हमेशा मोटा होता है ना बेटा, तो उत्तल लेंस में देखो इमेज कहाँ बन रही है, हमेशा पॉजिटिव साइड, इमेज हमेशा पॉजिटिव साइड बन रही है, तो इसका फोकस भी क्या है, पॉजिटिव, धनात्मक। ठीक है, तो उत्तल लेंस का जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का हमेशा जो फोकस होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर मैं बात करूं आपके अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में जो इमेज होती है हमेशा कहाँ बन रही है, यहाँ पर केंद्रित हो रही है, यहाँ पर केंद्रित हो रही है हमारी किरणें, मतलब इमेज हमेशा यहाँ बन रही है। तो इमेज जहाँ बन रही है वहीं उसी का फोकस मानते हैं। तो फोकस कैसा है, ऋणात्मक, इस साइड। तो मैं बोल सकती हूँ अवतल लेंस की जो फोकस है वो नेगेटिव होता है। बस इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी बेटा। ये मेरी तरफ से ओवर है, रिवाइज करवा दिया है, इसमें से कुछ भी चीज़ आपकी जब छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।